बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ और आज वक्त है जरा 2024 को जरा निहारने का कि 2024 किसके लिए कैसा रहा। इससे पहले कि कल हम ये बात करें कि 2025 आने वाला साल इन नेताओं के लिए या देश के लिए कैसा रहेगा, तो आज हमारे जो ये नीति निर्धारक हैं, देश की राजनीति चलाने वाले लोग हैं, इस साल में उन्होंने क्या खोया पाया इसकी चर्चा हम करें। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी की बात हो चुकी, तस्वीरें आपको दिखाता हूं। उन्हीं शख्स की बात अब हम करने जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ। बीजेपी में इस वक्त नरेंद्र मोदी की बात अगर लोकप्रियता की बात होती है तो इसमें कोई शक नहीं कि योगी आदित्यनाथ के आसपास कोई और तीसरे नंबर पर ठहरता हुआ दिखाई नहीं देता है। आप चुनावों में देख लें, जितनी डिमांड योगी आदित्यनाथ की होती है किसी और नेता की नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद ऑफ कोर्स, लेकिन योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु के चुनाव तक में बुलाए जाते हैं। भाषा कोई बैरियर उनके लिए नहीं है, उनका खड़े हो जाना ही उनके सामने लाखों लोगों के बीच में शोर गुंजाने के लिए बहुत होता है। अब ये योगी आदित्यनाथ का ये 2017 से लेकर आज 2024 तक का जो सफ़र रहा है, ये भी कुछ सपनों का ख्यालों की दुनिया का है, क्योंकि इतनी लोकप्रियता उनको मिलेगी शायद योगी आदित्यनाथ भी इस बारे में कभी ना सोचते हो, लेकिन वो हुआ। 2 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बनना, और उसके बाद आया साल 2024, जब लग रहा था कि नरेंद्र मोदी के 400 पार के सपने को और नारे को साकार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में करके दिखाएंगे, लेकिन हो गया बिल्कुल उल्टा। योगी मोदी की जोड़ी के बावजूद यूपी में लग गया सबसे बड़ा झटका और अखिलेश यादव बन गए सबसे बड़े चैंपियन 37 सीटें लेकर, और बीजेपी को कम से कम 35 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दिया। इस सब का ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सर फोड़ने की भी बहुत कोशिश हुई, और कोशिश करने वाले उनकी पार्टी के अंदर के ही लोग थे। इस सब के बावजूद आज योगी आदित्यनाथ कहां खड़े हैं सियासी तौर पर। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये महाकुंभ की तस्वीरें प्रयागराज से आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ इस वक्त जी जान से जुटे हुए हैं इस बार के महाकुंभ को ऐसा वैभवशाली बनाने के लिए जो आज तक कभी किसी ने ना देखा हो। और इस सब के बीच अखिलेश यादव एक दिन मौका नहीं छोड़ते हैं जब वो योगी आदित्यनाथ की सरकार की कमी ना गिनाते हो। तो आइए जरा योगी आदित्यनाथ से हम लोग शुरुआत करें। फिर आपका शहर में हो रहा है, आपके राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो आप ही शुरुआत कीजिए। वो झटका 4 जून वाला जितना बड़ा नरेंद्र मोदी के लिए था, योगी आदित्यनाथ के लिए भी उतना ही बड़ा था। 4 जून झटका लगा, लेकिन 8 जून को यानी 4 दिनों में नरेंद्र मोदी ने वो सब कवर कर लिया। शाम 5 जून 6 जून तक तय हो गया कि नीतीश नायडू उनके साथ हैं, फिर से वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए वो जो झटका था, वो कोई 4 दिन में, 6 दिन में या महीने भर में खत्म नहीं हो गया। लोग सवाल खड़ा करने लगे थे, टीवी चैनलों पर हम लोग भी बहस कर रहे थे, ढेर सारे एडिटोरियल लिखे जा रहे थे कि क्या योगी आदित्यनाथ का वो जो जिसको कहें कि करिश्मा है, जादू है, वो सब खत्म हो गया क्या? क्या लॉ एंड ऑर्डर भर से नहीं चलेगा? क्या हिंदुत्व तो नहीं चल रहा है? फैजाबाद हार गए। ढेर सारे कॉमेडियन रात में हंसते हंसते बेड से गिर जा रहे थे। ये नौबत आ गई। तो योगी आदित्यनाथ को वहां से रिकवर करना था, और आज जहां वो खड़े हैं, दुनिया का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा मेला और सबसे अब आज की तारीख तक के सबसे रिकॉर्ड स्तर का मेला वो बनाने जा रहे हैं। संगम किनारे खड़े हैं, त्रिवेणी पर हैं। इस जो आस्था, ये जो हिंदुत्व की त्रिवेणी है, इसको लेकर आज की तारीख में वो शीर्ष पर खड़े हैं। ये जो जिन चुनावों के हम महाराष्ट्र और हरियाणा की बात कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव की बात कर रहे हैं, जिस पर पूरे देश में एक नए किस्म से बहस चर्चा छिड़ी हुई है कि भैया संभल क्या था, संभल क्या है, और आने वाले समय में इसी तरह से खुदाई होती रही तो क्या होगा। यानी योगी आदित्यनाथ ने अपना ग्राउंड गेन कर लिया है, बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं। और वो योगी आदित्यनाथ जो एक समय में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहते भी भाजपा विरोधी नेता के तौर पर जाने जाते थे, उन्होंने पहला ऑर्बिट चेंज किया जब 2017 में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि वो कहीं दावेदार भी नहीं थे। पहले तो सितारा प्रचारकों की सूची में भी नहीं थे। 22 में जब 20-21 में केशव मौर्य ने पूरी ताकत लगा दी कि हम भी हैं, नेतृत्व की तरफ से, संघ की तरफ से उनके साथ खड़े हुए। और जब ये चुनाव आया, जिसको हम कहते हैं बार बार कि 24 के चुनाव में ये जो 37 और 33 वाला हुआ, तो लगा कि योगी जी की थोड़ी कुछ गड़बड़ हुई। क्या मामला? दिल्ली, लखनऊ, अमित शाह, योगी, ये सब चलता रहा। लेकिन उस सब से उभर कर आज योगी जहां खड़े हैं कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई किसी को चाहता है, पसंद करता है, तो वो योगी आदित्यनाथ है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, योगी भी अपने एजेंडे से डेविएट नहीं करते। एजेंडा तय,
तो तय हो सकता है कभी आलोचना सहनी पड़े, कभी कुछ लगे कि ये तो गड़बड़ हो गया, लेकिन अपने एजेंडे पर स्टिक करते हैं, उसे लागू करते हैं। आपने कहा उन्होंने ग्राउंड गेन कर लिया, बिल्कुल। इसके लिए तो इंतजार अभी हमें 27 के चुनाव तक नहीं करना चाहिए। नहीं, 27 का चुनाव तो ये बताएगा कि जो गेन किया था वो कितना गेन किया है, लेकिन गेन किया है इसके लिए हम 27 रिकवर कह लें, ये बेटर नहीं, मैं तो कह रहा हूं गेन किया है। आप अगर उसको ऐसे समझे, ठीक है, किन्हीं कारणवश मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव नहीं हो पाया, उसमें कोई योगी आदित्यनाथ या चुनाव आयोग का नहीं था, अदालत में मसला था, लेकिन मिल्कीपुर से जिस तरह तैयारी की, और मुझे याद है इसी कहानी कुर्सी की मैंने कहा था, यह सामान्य घटनाक्रम नहीं है कि एक मुख्यमंत्री अपनी प्रतिष्ठा उपचुनावों में दांव पर लगा रहा है, जब उसमें 9 में से 7 जीत कर आते हैं। कुंदरकी में तो क्या हुआ भैया, तुर्क पठान शेख सैयद जाने क्या क्या आज तक हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वो करके दिखा दिया, गेन किया है, रिकवर से आगे की चीजें। अयोध्या का राम मंदिर बन गया, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा, उसके बाद योगी आदित्यनाथ यूपी में पूरी जान लगाते हुए हमको दिखाई देते हैं, नतीजा आता है तो नहीं दिखाई देता वो असर। और उसके बाद एक उपचुनाव हमारे सामने अभी रहा है, उस उपचुनाव में 9 सीटों का 9 में से 7 उन्होंने जीती हैं, लेकिन उनका कहा सूत्र वाक्य बीजेपी ने दोहराया और हरियाणा और महाराष्ट्र कमाया, बटोगे तो कटोगे। आपके लिए योगी आदित्यनाथ को केवल इलेक्टोरली पॉलिटिकली पूरे तौर पर अगर देखा जाए तो इस साल गेन या लॉस? देखिए, योगी आदित्यनाथ सिर्फ इलेक्टोरल अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े नेता बनकर उभरे, इसमें कोई दो राय नहीं। उससे बड़ी बात है कि वो हिंदुत्व के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता बनकर उभरे। जो एक कमी खल रही थी वो उस रूप में योगी आदित्यनाथ ने आज पूरी कर दी है। आज किसी भी राज्य में आप चले जाओ, चाहे जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, चाहे अगर आप दक्षिण का किसी राज्य का चुनाव देख लीजिए, या झारखंड जैसे छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल जगह का चुनाव देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा डिमांड आती है चुनाव प्रचार के अंदर कि योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा रैली हमारे क्षेत्र में की जाए। मुझे लग रहा है योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। आज की तारीख में सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वो बन गए, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक बनकर उभर कर आ गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को यह चिंता नहीं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं जा सकते तो वहां पर कौन है। प्रधानमंत्री मोदी की अपनी अपील है, योगी आदित्यनाथ ने अपना एक फॉलोअर वर्क तैयार किया है और पूरे देश के अंदर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़े राज्य के सबसे लोकप्रिय सबसे बड़े मुख्यमंत्री है। 2 कार्यकाल उनके हो चुके हैं, 2017 में मुख्यमंत्री बने थे, 2022 में मुख्यमंत्री बने, अब 2027 की योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लेकिन अब वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनको नहीं देखा जा रहा, भारतीय जनता पार्टी के वो एक सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उभर कर आए हैं। संगठनकर्ता के रूप में उन्हें पहचान हो रही है, ब्रांड हिंदुत्व के सबसे बड़ा नेता बनकर उभरे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कहा था बटेंगे तो कटेंगे वाली जो बात की, वो लगातार वो जिस तरीके से आक्रामक रुख अख्तियार कर रहे हैं, और जिस तरीके से 9 उपचुनाव में से 7 वो जीत जाते हैं, संभल के अंदर की कुंदर की सीट भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, यह बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ अब भारतीय जनता पार्टी का भविष्य का चेहरा लगभग बनने की मुहाने पर पहुंच चुके हैं। अब इसको आप सर कितनी बड़ी घटना मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हिंदुत्व को उस तरीके से आर्टिकुलेट करने वाले नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ बन गए कि भाई उनके नारे को उनकी पार्टी एंडोर्स करे और एक थीम सॉन्ग जैसा बन जाए, बटोगे तो कटोगे? योगी की ताकत ही सबसे बड़ी यह है भारतीय जनता पार्टी में खास तौर से कि वो हिंदुत्व की वो ताकत बन गई जिसके लिए वो शर्मिंदा नहीं है। बहुत बड़ा फर्क होता है, ये इंपॉर्टेंट है। समझे कि वो जो बोल रहे हैं उसको लेकर, चाहे वो चुनाव हार भी गए हों, जैसे वहाँ पर उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान हुआ। एक बात और समझने की जरूरत है कि जीतते हैं ना तो नेता बड़े बन ही जाते हैं सब। वाह क्या बात है, मतलब कोई भी हो ना, लेकिन हारने के बाद भी कोई नेता बना रहे, और हारने की जिम्मेदारी अगर किसी पे डाली जाती है तो मान के चलिए कि वो बड़ा नेता मान रहा है कोई उसको। ठीक बात। भारतीय जनता पार्टी 240 पर पहुंच गई 303 पर, तो नरेंद्र मोदी से ज्यादा जिम्मेदार सब लोगों ने योगी को माना कि भाई उनकी वजह से बड़ा नुकसान हो गया। तो जाहिर है कि वो बड़े नेता होंगे, उन पर हमारी ज्यादा उम्मीदें थी, उन पर ज्यादा स्टेक था। ये साबित कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ बड़े नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। योगी आदित्यनाथ से पहले हिंदुत्व का चेहरा थे लालकृष्ण आडवाणी। नरेंद्र मोदी को मैं नहीं मानता हिंदुत्व का चेहरा। वो हमेशा ही गुजरात में भी और बाद में भी विकास की राजनीति पर ज्यादा विवाद हो जाएगा सर, इस पे विवाद हो जाएगा सर। नहीं, वो हमेशा वो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स पर ज्यादा जोर देते रहे। जरूरत होती है तो वो सब करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट पर उनका फोकस रहता है। कोई भी चुनाव देखिए तो फाइनली डेवलपमेंट पर आकर लड़ते हैं, फिर उसके बाद कुछ कुछ और चलता रहता है। लेकिन हिंदुत्व का चेहरा भारतीय जनता पार्टी में बने लालकृष्ण आडवाणी, राम जन्मभूमि को लेकर, पूरे आंदोलन को लेकर, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जिस दिन बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा 6 दिसंबर 1992 को,
वो वहाँ पर मंच पर सामने खड़े थे। उसके बाद उनके सामने जो कुछ हुआ, उसके बाद उन्होंने कल्याण सिंह को इस्तीफा देने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बेहद दुखद दिन है जीवन मेरे जीवन का सबसे दुखद दिन दिन है। हाँ, वही सब बराबर। ये उम्मीद आप योगी आदित्यनाथ से नहीं कर सकते। ठीक है, उन्होंने नहीं कहा जिस दिन आप अयोध्या हार गए, उन्होंने उस जहर को पिया है। मतलब ये तो मान के ही चलिए कि अयोध्या हारना उनके लिए, फैजाबाद सीट हारना उनके लिए बड़ा झटका, बड़ा सेटबैक था, बड़ा सेटबैक था। उसके बाद भी उन्होंने उसको, मैं ऐसे ही कह सकता हूँ कि जहर को पी लिया और उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया, जिस पर वो अभी 9 में से 7 सीटें जीत गए। दूसरी बात, बहुत जगह गए, देश भर में उनकी डिमांड हो रही है और अब इस पर बहस नहीं कर सकते आप कि वो उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप बार बार ये बात करें कि वो नरेंद्र मोदी के पास भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, तो ये तो उनकी बड़ी पूंजी हो गई ना। बिल्कुल ठीक, कि उन्होंने अपने बराबर के नेता, और बराबर तो कोई है ही नहीं, सब उनसे बड़े नेता हैं, उनको पार कर लिया उन्होंने। और उससे भी बड़ी बात है, कहना चाहिए कि नहीं, कि अमित शाह जी जो नरेंद्र मोदी के सबसे खास विश्वस्त माने जाते हैं, सिपह सालार माने जाते हैं, उससे भी ऊपर वो अपने आप पहुंच गए हैं राजनीतिक कद के तौर पर। भाई एक इन द रियल सेंस इनकी जर्नी शुरू 2017 से ही हुई। 2017 से शुरू हुई है आज आप देखिए 7 साल हुए उस बात को केवल। लेकिन और वो सबसे बड़ी- खुद ही की सबसे बड़ी लड़ाई है। चुनौती 2027 में ही मिलने वाली है। 2027 का चुनाव परिणाम बहुत कुछ तय करेगा। जरा 27 की चुनौती जो देने वाले हैं उनकी बात भी हम कर लें, क्योंकि हम 7 प्रतिद्वंदियों की बात भी कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव, जैसे मैं पहले हम लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव ने 24 में वो कमाल किया जो उनके पिता भी नहीं कर पाए। 37 सीटें लोकसभा में जीतना ये करिश्मा था और वो केवल वही वो अपनी पार्टी के लिए जो किया सो किया, साथ साथ वो कांग्रेस पार्टी को भी ले चले अपने साथ खींचते हुए लेकर के गए और बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर करवाया। लेकिन फिर उसके बाद वही उपचुनाव हुआ और माना जा रहा था कि उपचुनाव में अखिलेश यादव एक बहुत कठिन चुनौती पेश करेंगे योगी आदित्यनाथ के सामने, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसको अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया, अपने आप को उसमें झोंका और नतीजा आप सबके सामने है। तो अखिलेश यादव को की वो 37 लोकसभा सीटें एक तरफ और उपचुनाव में मिली हार एक तरफ, क्या इसका कोई कंपैरिजन किया जा सकता है? बहुत लोग कहेंगे आप नहीं, आप कैसे तुलना कर सकते हैं दोनों चीजों की? नहीं, मुझे लगता है ये तुलना होनी भी नहीं चाहिए। और राजनीति में कम से कम मेरा ये मानना है कि सिर्फ हार जीत से नेता तय नहीं होता। नेता तय होता है उसके इंटेंशन से, नीयत से। हार जीत से अगर नेता तय होता तो अटल बिहारी वाजपेयी इतने बड़े नेता कभी नहीं होते, और हार जीत से नेता तय होता तो मनमोहन सिंह नेता माने जाते इस देश में। तो दोनों का फर्क होता है। तो इसलिए हार जीत नेता नहीं तय करती है, इंटेंशन, राजनीति आती कितनी है। और अखिलेश यादव को जमकर राजनीति। अब ये थोड़ा सा सुनने वाले को लगेगा कि अभी मैंने योगी जी की प्रशंसा की, अब अखिलेश यादव की प्रशंसा कर रहा हूं। दोनों अपने अपने दायरे में बड़े हुए हैं, दोनों नेता अपनी राजनीति कमाल तरीके से कर रहे हैं। अखिलेश यादव भले 2022 का चुनाव हार गए, लेकिन 111 विधायकों के साथ वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठे हुए हैं। वो सामान्य स्थिति में नहीं है। और तारीख लोगों को भूल जाती है। यही समय था, मेरे ख्याल से 16 का साल था, और यही ऐसे ही 16 का दिसंबर बीत रहा था। मेरे ख्याल से 29-30 दिसंबर रही होगी, अब कोई सर्च करेगा तो मिल जाएगा इतनी देर में। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव, अपने पुत्र और चचेरे भाई राम गोपाल यादव को समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया था। आप वहां से यात्रा उठाकर देखिए ना। तो पहले अखिलेश लड़े अपने परिवार से, फिर अखिलेश अपनी पार्टी में अपना वर्चस्व बनाने के लिए, और फिर अखिलेश बिना पिता की छाया के। और मैं बार बार कहता हूं कि जब वो चुनाव जीते थे, जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तो मुलायम सिंह यादव का वो बयान बड़ा आज भी सबको याद आता है कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अपने बेटे को थाली में सजाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी। तो मैं उसको मुलायम सिंह जी का चुनाव मानता हूं। लेकिन आज अखिलेश यादव ने जो अर्जित किया है वो उससे ज्यादा बड़ा है। आज की परिस्थितियों में अर्जित करना ज्यादा बड़ा है। अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी होती तब मुलायम कितना क्या कर पाते अपने उस दौर में, भी यह सवाल है। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि अखिलेश यादव बहुत शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। और जिसको राहुल गांधी बहुत कुछ कहते रहे, माहौल बनाते रहे, लेकिन सही मायने में चुपचाप सामाजिक समीकरण साध लेना, सीटों को कैसे प्रत्याशी खड़ा करना है, क्या माहौल बनाना है, वो काम अखिलेश यादव ने बहुत अच्छे से